नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम पड़ोसी राज्यों के जो मामले हैं, लगातार बढ़ते मामले और उनके शमशान घाटों में जो बढ़ती संख्या है शवों की, उसका आंकलन करते रहे। वो दृश्य देख करके हमारी रूह कांप जाती थी। लेकिन आज जब हमने खुद शक्तिनगर शमशान घाट में देखा कि लंबी कतारें लगी हुई, ऐसे लोग अपने के शवों को अंतिम संस्कार देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो देख के रूह कांप गई। यानी कोविड-19 के संक्रमित मामले इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर संक्रमित मामले बढ़ते हैं और साथ साथ में मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल दहलाने वाले दृश्य जो आपको हम दिखा रहे हैं। दर्शकों, राहत की बात यह है कि डीआरडीओ ने 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया है। जब डीआरडीओ काम शुरू करता है तो जल्द ही मुकम्मल करने की भी उम्मीद होती है। अगर 500 बिस्तर वाला ये अस्पताल जो कोविड डेडिकेटेड होगा, ये टाइमली मुकम्मल हो जाता है तो बड़ी राहत वाली बात होगी। यानी एक खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के लोगों को 500 बेडेड हॉस्पिटल मिलेगा, जो डीआरडीओ और जम्मू यूटी दे रही है। यहाँ ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। और यहाँ वो लोग जो कोविड होंगे, जिनको हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कि हर जगह इस वक्त जितने भी नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट जहाँ भी अरेंज किया है, सब इस वक्त बुकिंग पे है, बुक है पूरा। और उसके आने वाली जो महामारी है उसके लिए, अगली तैयारी के लिए ये सब किया जा रहा है। यहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल बना है और साथ में जो हमारा ये योगा आश्रम, वहाँ 120 बेड का जो है हॉस्पिटल बन रहा है, वो तैयार हो गया, वहाँ बेड वगैरह लग गए हैं। और मुझे लगता है कि 15-20 दिन के अंदर ये भी तैयार हो जाएगा। और जम्मू के लोगों को ये एक बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि जो आने वाले हालात हैं, आगे आने वाले जो हालात हैं, उनमें मुझे लगता है कि बहुत क्रूशल टाइम आ रहा है। उसके लिए हम सबको मिलकर ये तैयारी करनी है। मैं एलजी साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये काम जल्द से जल्द शुरू कराया और टाइम पे शुरू कराया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जो आधार शिविर भगवती नगर बना हुआ है, उसको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। वेव 1 में जब 2020 में पीक पर थी कोविड-19 के मामले, तब भी इसको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। अब भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है।
जो बाहर से लोग आते हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा, 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं पर की गई। कच्चा पक्का मिलता है ना, वो मिल तो रहा है ना, टाइम से मिलता है। बस फिर और क्या चाहिए आपको? बस वो नाक में रुई दिया, पहले थोड़ी देर बोला जाओ, फिर बाद में बोला बैठो, बैठने के बाद में बोला चलो दवाई दिलाते हैं। दवाई दिलाने का बहाना इधर ला करके छोड़ दिया है। इधर हम लोग पड़े हैं, तीनों टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रहा है 2 टाइम, रहने का कोई सुविधा में दिक्कत नहीं है, रह रहे हैं, खा रहे हैं। बोल रहे हैं 10 दिन इधर रुकना, 11वां दिन छोड़ते हैं और सभी को छोड़े भी हैं। दर्शकों, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सहायता ली जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में लगातार बढ़ते मामले के चलते ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीमीटर की किल्लत हो रही है, दूसरे उपकरणों की किल्लत हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास काफ़ी पैसा है, वो माली मदद कर सकती है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि उनसे सहायता ले। आगे भी आते रहेंगे। इतना बड़ा बोर्ड जो स्थापित किया है, क्या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो उस बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, क्या वो एक अर्जेंट मीटिंग बुला के, क्या उसमें से ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसमें से पैसा कुछ लेके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीमीटर्स और भी जो लाइफ सेविंग ड्रग है स्पेशली फॉर कोरोना क्राइसिस, वो उसमें से कुछ अरेंज करके आम पब्लिक के लिए। और मोर ओवर आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु हमारे अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने ही लोग हॉस्पिटल से पड़े हैं। क्या ये हमारे उस गवर्नर जी के लिए, हमारे जगमोहन जी के लिए एक श्रद्धांजलि नहीं होगी कि हम उस पैसे का सही उपयोग करें? उसके अलावा हम आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बाहर से जो कंसनट्रेटर आ रहे थे उस पर ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ तक जीएसटी की बात है, जो इस वक्त जो चीज़ें खास करके कंसनट्रेटर हो गए, जहाँ बाकी चीज़ें हैं जिसमें जीएसटी का प्रावधान है, उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको ख़त्म किया जाए। दर्शकों, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम खास तौर पर 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष के लोगों को जो नई वैक्सीनेशन लग रही है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। एक तो जब आप पंजीकरण करते हैं, पंजीकरण हो जाता है लेकिन स्लॉटिंग का टाइम नहीं मिलता है। उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो हो सकता है कि जो जराया बता रहे, सोर्सेज बता रहे, उसमें कि वैक्सीनेशन की कमी है। दूसरा जो है सेंटर्स की तादाद बड़ी कम है। सेंटर की तादाद बड़ी कम होने के कारण स्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओटीपी में पहले से किया हुआ इसलिए लोग किसे बताओ इंदर गुप्ता सब लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहे। उसका रीजन क्या है? अभी गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेशन सेंटर्स कम है। डे बाय डे लोगों के स्लॉट बुक होंगे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 18+ को भी वैक्सीन लगती जाएगी।
लेकिन अगर आप देखो रूटीन में गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लग रही है, अच्छी खासी वैक्सीन लग रही है। हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में 300 से 500 लोग रोज हर लोग वैक्सीन करा रहे हैं। ऐसे 18+ को भी जो है बड़ी जल्दी ही वैक्सीन लग जाएगी। थोड़ा सा लोग सब्र करें। धन्यवाद। सरकार से मेरी यही अपील है कि वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएं, क्योंकि जिससे जो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि 18+ वाले भी हमारे स्लॉट्स नहीं बुक हो रहे, हमारे वैक्सीन नहीं लग रही, बार बार वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके जो वहाँ हेल्थ वर्कर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। सरकार से यही अपील है भी कुछ जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाएं। धन्यवाद। उससे सबका भरी आएगा, लेकिन अभी हम सबको पता है बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे पहले हम सबको लिंक भेजा है उसको फॉर्म भरने के लिए, और सबका भरी आएगा। मेरा भी भरी नहीं आया, लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द आएगा, लेकिन सबको जल्दबाजी नहीं है और आराम से और वेट करें, और जो भी वहाँ से ऑर्डर आएगा वैसी तरफ से सबका वैक्सीन लगाएगा, लेकिन कोई चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वैक्सीन का ड्राइव है थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि हर जगह से आवाज़ आए, उसको थोड़ा तेज का हो सके तो करें, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद ये भी करेगा कि इसको थोड़ा तेज करें, और हमारे जो ऐसी केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे उसको थोड़ा हो जाए, कंट्रोल हो जाए। दर्शकों, हमने फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा से बातचीत की। मामला बढ़ चुका है, आइए देखते क्या कहना है। तो दर्शकों, आज विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी हैं, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहला सबूत ये दे दिया है कि 25,000 की ट्रांजैक्शन डीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के ड्राइवर के अकाउंट में हुई है। यानी अब सिलसिलेवार वार प्रतिवार होगा। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया विनोद जी। जी विक्रम जी, क्या इसके अलावा भी आपके पास सबूत हैं कुछ जो आप सिलसिलेवार निकालना चाहिए? जी ये विनोद जी, ये पिछले तकरीबन 2-2.25 सालों से तवी लिटरली जो है वो सेल ऑफ हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। उसके लिए समय दर समय ये हम यूनिट होल्डर्स को ही हरास कर रहे हैं, माइनिंग अफसर जो भी है, खास करके मैं कहूँगा डीएमओ जम्मू और उसकी टीम। इसी बात को लेके हम कोशिश कर रहे थे कि तवी पे ये किसी न किसी तरीके से जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस पर अंकुश लगाए, और उस पर तो अंकुश नहीं लगा पाए, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्री, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, उसको जबरन इन्होंने 10 महीने पहले सील कर दिया। और जब सील किया तो ये कहा गया जी तवी में माइनिंग है और आप माइनिंग करते हो। हमने हर टेबल पे ये गुहार लगाई कि आपका डीएमओ कहता है तवी में माइनिंग है, लेकिन माइनिंग फिर भी हो रही है, तो वो कौन कर रहा है? तो डीएमओ को वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती? और फिर वो हम पे एलिगेशन लगाता है कि आप माइनिंग करते हो। मैंने डायरेक्टर से लेके तो चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचाई कि अपने डीएमओ को बुलाओ, उसको ये पूछो कि एक भी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री वाले की गाड़ी या जेसीबी कभी माइनिंग करते हुए पकड़ी गई? लेकिन बदकिस्मती से किसी भी अफसर ने इस डीएमओ से बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब मुझे नहीं समझ आता था कि ये डीएमओ इतनी अप्रोच वाला व्यक्ति है क्या? इतना पावरफुल आदमी है कि इसको बुलाया ही नहीं जाता, इसको पूछा ही नहीं जाता। इसने नवंबर 2020 में हमारे जो तवी में 14 क्रशर हैं उनको ब्लैंकेट बैन सील करवा दिया था, हमारी पावर डिस्कनेक्ट करा दी थी। और उस वक्त किसी क्रशर पे 10 गाड़ी, किसी क्रशर पे 20 गाड़ी, ऐसे पुराना माल पड़ा हुआ था जो पुरानी प्रोडक्शन थी। इसने 2 महीने लगाए उसको वर्कआउट करने में कि वो कितनी क्वांटिटी है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है और इनको मैक्सिमम पेनल्टी कैसे डालनी है। नवंबर में सील करता है और 10 फरवरी 2021 को पहला नोटिस भेजता है कि आपके यूनिट पे इतनी मैट्रिक टन बजरी पाई गई, इतने मैट्रिक टन सैंड पाई गई, इतने मैट्रिक टन पत्थर पाया गया। ये टोटल फेक और फिक्टिशियस था, टोटली फेक। हमने बोला भैया मेरे यूनिट पे अगर ये माल पाया गया, उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई मेरे किसी मुलाजिम के साइन सिग्नेचर है? कहता मेरे पास सब कुछ है, मैं वक्त आने पे दिखाऊंगा। लेकिन सेक्रेटरी था, किसी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया और हमें वो भटके जारी कर दिए। तो हमने सेक्रेटरी में जाके मैंने मनोज द्विवेदी साहब के टेबल पे गुहार लगाई, जनाब अपने डीएमओ को बुलाओ, उसको बोल दो कि एक बार हमें तो सेटिस्फाई करे कि हमारे यूनिट पे इतना मटेरियल था। तो उन्होंने कहा ना हम इसको बुलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जम्मू का जो डीएमओ है अंकुर सचदेवा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
नहीं, आपको लगता है कि इनके सर पर डीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हाथ है? नहीं, उनका हाथ नहीं है, ये भी मैं यकीनन कह सकता हूँ, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कोई, और ये माइनिंग माफिया उसको चला रहा है, मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ। बाकी केंद्र सरकार में या और कोई किसी का भी नहीं मैं कह सकता कि उनका किसी तरीके से भी कोई भी लेन देन हो सकता है, लेकिन माफिया जो पंजाब से यहाँ पर आया है, जिसकी नज़र तवी के ऊपर है, उसका पूरा संरक्षण जो है डीएमओ जम्मू को है। और मैम ने उस दिन भी कहा कि इसका सेक्शन अफसर है भारत भूषण, वो बजालता से लेकर अखनूर तक और अखनूर से लेके अपना बड़े अलब्रह्मणा तक सब जगह वो ग्राई करता है, हर ट्रॉली वाले का नंबर उसके पास। विक्रम जी उस दिन आपने भारत शर्मा का भी जिक्र किया था, जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज आप उनका नाम नहीं ले रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम नहीं ले रहे, क्यों? नोटिस आया है मानहानि के दावे का? नहीं, उसका नोटिस से कोई सरोकार नहीं है। भारत शर्मा जी का मैंने जिस संदर्भ में नाम लिया था, मैंने वो संदर्भ भी सामने रखा था कि मेरे पास एक सरकारी अफसर जब मेरे से बात करता है तो वो मुझे हल्कने की कोशिश करता है कि पुलिस अफसरों के भी नाम लेता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसर का भी नाम लेता है, और बातों बातों में मुझे इशारा करने का प्रयास करता है कि आपके भी किसी नेता का कोई सलाहकार जो है वो मेरे पास बार बार आता है, तो मैंने उसका जिक्र किया था। अदरवाइज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे डायरेक्ट मैंने कोई प्रहार किया हो या मैंने कोई एलिगेशन लगाई हो कि वो करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसा कतई भी नहीं है। ना ही मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने मुझे कोई नोटिस भेजा है या फिर डिफेमेशन नोटिस भेजा है, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी लाइन पे काम कर रहा हूँ। मैंने पार्टी को बड़ा स्पष्ट अपना रिटर्न में जो उन्होंने पार्टी ने मेरे से मांगा था वो दे चुका हूँ। इसके अलावा भी पार्टी जो मेरे से जिस तरीके की भी सोच के हिसाब से काम करने के लिए बोलेगी मैं काम करूँगा, लेकिन यकीनन डॉक्टर साहब के किसी भी नोटिस या डिफेमेशन से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने एलिगेशन फिक्टिशियस कोई नहीं लगाई है, ना ही मैंने उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया है। वो कानूनी रास्ता उन्होंने पकड़ा है, मैं भी कानूनी रास्ते से उनको जवाब दे दूँ। विक्रम जी, ये मान लिया जाए कि विक्रम रंधारा जो एक लकीस्ट पर्सन है और एक डेयरिंग पर्सनैलिटी है, उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके समक्ष सरेंडर किया उसके समक्ष, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समक्ष। विनोद जी, सरेंडर करना विक्रम रंधावा की फितरत में नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैंने माइनिंग माफिया को बात को लेके इशू उठाया है, इस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। हर उस ट्रॉली वाले की लड़ाई लड़ूंगा, हर उस टिप्पर वाले की लड़ाई लड़ूंगा जो इस डीएमओ की बदौलत आज भूखमरी की कगार पे आ गया है। हर उस घोड़े खच्चर वाले की लड़ाई लड़ूंगा जो इस डीएमओ की जातियों से तंग होकर आज भूखमरी की कगार पे आ गया है। विनोद जी, ये तभी जो है, आप भी हमारे जम्मू के नागरिक हो, सदियों से कई घरों की रोजी रोटी का साधन है। ये 2-2.25 साल में इसको इस डीएमओ जम्मू ने पूरी तरह से माइनिंग माफिया और ये जो बड़ी कंपनी वाले हैं, चाहे गायत्री वाले हैं, चाहे सिंगला है, चाहे टारमैक है, उनके आगे बेच दिया है। ये जो हमारा जम्मू का ग्रे गोल्ड है, जो हाई कोर्ट की नज़रों में फाइलों में स्टे है, बंद है, इस अंकुर सचदेवा ने तकरीबन 300-350 करोड़ की हमारी वो जायदाद, हमारी सरकार की वो जो नेचुरल इनकम थी, उसको इन लोगों के आगे बेच दिया है। मैं कहता हूँ इसका सीबीआई प्रोब कराओ। मैं आपको तवी के हर नुकन कॉर्नर पे लेके जा सकता हूँ, उसकी डेप्थ तक बता सकता हूँ कि कितना मटेरियल निकला और वो मटेरियल कहाँ कंज्यूम हुआ, एक एक डाटा बता सकता हूँ। लेकिन मैं एलजी साहब से गुहार करूँगा कि इसको लाइटली मत लो। दूसरे राज्यों में हम सुनते थे गोल्ड स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, ये जम्मू कश्मीर का आने वाले दिनों में ग्रे गोल्ड स्कैम होगा, वाइट गोल्ड स्कैम होगा, अर्थ स्कैम होगा, जिसका जिम्मेवार जो डीएमओ जम्मू होगा। जी विक्रम जी, केंद्र में आपकी सरकार है, यूटी में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी एक डीएमओ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। एक एमएलसी विक्रम रंधावा, जिनके पिताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी को इतना समय दिया है, उनके साथ डीएमओ सीधा उलझ रहा है। मैं खुद अफसोस से कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैंने भी ऊपर तक प्रयास किया
कि इसको इमीडिएटली सस्पेंड मत करो, इसको इमीडिएटली क्राइम ब्रांच के हवाले करो, लेट हिम बी इंटेरोगेटेड, और पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो। और आपके पास बहुत ही काबिल डीएमओज हैं, उनको तवी में लगाओ, ताकि जब तक तवी कोर्ट से डिक्लेयर नहीं होती कि तवी में माइनिंग ओपन है, इस चोरी को रोका जाए। विनोद जी, जब हमने ये खुलासा हमने किया 3 तारीख को, सिर्फ 8 से 10 घंटे माइनिंग बंद रही, सिर्फ 8 से 10 घंटे। आज भी इस वक्त जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप अपनी कोई भी टीम भेज के देख लीजिए, जितनी भी हरिपुर, स्वांजना, तवी के नीचे, बड़ियाल ब्राह्मणा, यहाँ तूतेत खुई, बुझालता, अखनूर, आपको ओपनली माइनिंग होती दिखेगी। और मीडिया वालों ने कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। ये बिना इसकी इजाज़त के नहीं हो सकता, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि अब ये बात उछली है तो इसके दबने मत दीजिए, दिल्ली से दबाव बनाइए ताकि तभी को उसका इंसाफ मिले। इस सूर्यपुत्री के लिए जो वकील जिन्होंने, भाई साहब आप देखो विनोद जी, हमें अफसोस लगता है कि हम लोग जम्मू के लोगों पे कितना विश्वास करते हैं। तो तभी के लिए जो स्टे लगा था वो जम्मू के ही हमारे बहुत ही सीजन्ड और सीनियर एडवोकेट है दिवाकर शर्मा, उन्होंने लगाया था पीआईएल को। और जब उन्होंने पीआईएल लगाई तो इसका मतलब उनको पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने तवी को स्टे किया है, तवी में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और उनको ये भी बताया कि तवी में माइनिंग हो रही है। लेकिन जब हमने डीएमओ पे एलिगेशंस लगाए तो डीएमओ के डिफेंस में सबसे पहले आया तो दिवाकर शर्मा आया। वो कहता ये तो बहुत ईमानदार अफसर है, इस पे रंधावा साहब ने क्यों एलिगेशन लगाए। मुझे दुख इस बात का हो गया, मेरे भाई तुम हमारे बड़े भाई हो, बड़े सीजन एडवोकेट हो, आपकी वजह से तभी को शायद इंसाफ मिल रहा होगा कागजों में। लेकिन आज जब ओपनली तवी इरोड हो रही है, बिक रही है, तो जब हमने उस बात को खोला तो आप डीएमओ के पक्ष में बैठ गए आकर। आपको तो डीएमओ के खिलाफ खुल के बोलना चाहिए कि ये डीएमओ जिम्मेवार है, जैसे शेख शकील ने बोला। मैं तो सल्यूट करूंगा शेख शकील की कार्यप्रणाली को, जिस व्यक्ति ने नीचे जमीन पे जाकर उन ट्रालियों को रंगे हाथों पकड़ा, और जब शेख शकील वहां पहुंचता है तो ट्रालियों वाले दाएं बाएं भाग जाते हैं। तो विनोद जी, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा माइनर मिनरल स्कैम आने वाले दिनों बनेगा। आप ये मानते हैं कि डीएमओ एक मोहरा है और उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपने इतने 8-10 मिनट के इंटरव्यू कभी ये जिक्र नहीं किया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मोहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो मोहरे को कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये मोहरे के ऊपर कार्रवाई होगी तो मोहरा बताएगा ना। अभी इनका सेक्शन अफसर जो है वो अटैच कर दिया गया है। अब इनका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह के खाते में हमारे एक यूनिट होल्डर को फोर्स किया जाता है पैसा डालने के लिए, उसने पैसा डाला है। तो मुझे लगता है कि एक कर्मचारी के अकाउंट में पैसा ऐसे थोड़ी डलता है, वो भी एक डीएमओ का साधारण ड्राइवर। मैं हैरान हो गया इस बात को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने तथ्य लाए हैं ये बिल्कुल सामने आने चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसका प्रोब कराओ। इस डीएमओ को करवा रहे हैं विक्रम जी वो करवा रहे हैं, वो आप ही के खिलाफ लगे हुए हैं। उन्होंने नोटिस भेज दिया मानहानि का। उनको माइनिंग की तवी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ आपको टारगेट बनाना है। ऐसी बात नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज एक व्यक्ति अगर पार्टी का सीनियर लीडर, पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता जो पूर्व में विधायक रहा है, एक जिम्मेवार व्यक्ति, क्योंकि आज ठीक है हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए हम भड़के, हमारी इंडस्ट्री को शायद नहीं हो रहा होता तो हो सकता हमें भी भड़कने में 4 दिन लग जाते, लेकिन आज हम पे पड़ी है तो हमें ज़्यादा हुआ है। तो ये अब दूध का दूध पानी का पानी करने की बारी आई है ना। तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कम इन फ्रंट और ओपनली बोलिए कि जो तवी में हो रहा है ये सीबीआई प्रोब होगा। जी, लेकिन विक्रम जी, आपको कभी मलाल हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज एक गरीब इंसान मकान नहीं बना सकता है? जो ट्राली 1500 रुपये में मिलती थी आज के 4500 में जा रही है। आपको कभी गुस्सा नहीं आया? अपने आप पे गुस्सा आया कभी? विनोद जी, मुझे तो इस बात का फक्र है कि मैंने इस जीवन में भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक होने का कर्तव्य निभाया है। अलबत्ता ये जो अभी परिस्थितियां बनी हैं, इस बात को लेके दुख जरूर होता है कि हम इसको नियंत्रण में नहीं कर पा रहे। हम सरकार में होते तो शायद हम बड़ा कुछ कर जाते थे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का जो ताना बाना है वो आपने सही कहा कि हमारे सब कुछ कहने के बावजूद भी, तथ्य सामने आने के बावजूद भी आज तक डीएमओ पे कार्रवाई कोई नहीं हुई है।
आंखों देखी दिख रहा है कि माइनिंग हो रही है। मीडिया के माध्यम से कल परसों 3 दिन में मैंने लगातार चीफ सेक्रेटरी को, एलजी ऑफिस में हमारे द्विवेदी साहब को वीडियोस भेजे हैं कि ये तवी में से ट्रॉली निकल रही है, ये जेसीबी उसको भर रही है, इसको पूछो जी इसको किसने परमिशन दी भरने के लिए जी। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब उस व्यक्ति के पीछे कोई है। अब वो पता नहीं आगे किस तरीके से हमें हैंडल करता है, लेकिन यकीनन उसको बहुत बड़ा संरक्षण कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, धन्यवाद। शुक्रिया विनोद जी। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।